फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शोषण तथा विशोषण। जॉब्सन एंड डिजॉब्सन, ये दो टर्म्स हैं, इनको डिफ़ाइन करना है। इनका क्या मीनिंग है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। कई बार क्या होता है कि किसी सतह पर अधिशोषण और अवशोषण एक साथ हो जाते हैं, तो इसी घटना को हम जो है शोषण कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, अधिशोषण व अवशोषण। एक साथ हो जाता है। जब अधिशोषण और अवशोषण एक साथ होता है तो इस घटना को शोषण कहा जाता है। यानी जॉब्सन कहा जाता है। इस तरीके से हो सकता है, मान लीजिए ये कोई अधिशोषक है, ये हमारा कोई अधिशोषक है, यानी एडजॉर्बेंट है, और ये कोई पदार्थ इस पर अधिशोषित होने वाले थे। ये कोई पदार्थ थे जो अधिशोषित होने वाले थे, तो वो कुछ तो इसकी सतह पर इस तरीके से चिपक जाते हैं और कुछ इसके अंदर चले जाते हैं। ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो घटना है, ये वाली जो घटना है, इस घटना को हम कहेंगे, इस घटना को हम अधिशोषण कहेंगे, और ये वाली जो घटना है, इस घटना को हम क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। इस घटना को अवशोषण कहेंगे। तो इसमें जो है ये दो घटनाएं हो रही हैं, ये और ये जो घटना है पृष्ठ पर है, और ये घटना जो है बल्क में है, यानी सरफेस फिनोमिना एंड बल्क फिनोमिना दोनों हो रहे हैं। तो इस घटना को हम मिला करके क्या कहते हैं, जॉब्सन। इसको जॉब्सन कहा जाता है, यानी शोषण इसको कहा जाता है। यानी उदाहरण क्या है इसका, एग्जाम्पल है कि पैलेडियम यानी पीडी, पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर अधिशोषण व अवशोषण एक साथ होते हैं। अधिशोषण व अवशोषण एक साथ होता है, तो ये घटना क्या हो जाएगी, जॉब्सन हो जाएगी। इसको समझ गए होंगे, बहुत आसान था। विशोषण क्या है, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को अलग करने की प्रक्रिया। विशोषण कहलाती है। विशोषण कहलाती है। जैसे माना कि ये कोई सरफेस था, ये हमारा अधिशोषक था, यानी इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, एडजॉर्बेंट यानी अधिशोषक था, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषक। ये अधिशोषक था और इसके ऊपर कोई अधिशोष्य था। ठीक है, इसके ऊपर ये क्या था,
इसका नाम था एडजॉर्बेट, नहीं आ रहा है, एडजॉर्बेट, ये कोई एडजॉर्बेट था, यानी इसको कहते हैं अधिशोष्य था। अब हमने क्या किया, इसको अलग कर दिया, दोनों को हमने यहाँ अलग कर दिया, ये आपका अलग हो गया और ये आपके अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए, इससे हटा दिया, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विशोषण कहेंगे या डिजॉर्प्शन कहेंगे। दो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अगले टर्म्स पे चलते हैं। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी इसको कह देते हैं। इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी अधिशोषक की सतह पर 1 मोल अधिशोष्य के अधिशोषण प्रक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन अधिशोषण की ऊष्मा अधिशोषण की ऊष्मा कहलाता है। इसे डेल एच से प्रदर्शित करते हैं। इसको डेल एच से प्रदर्शित किया जाता है, डेल्टा एच से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम ये जो डेल्टा एच होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि अधिशोषण के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। एक्चुअली अगर ये नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और यदि पॉजिटिव है तो जो है हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ठीक है ना, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव ये होता है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा एच बराबर नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक, यानी ऊष्मा क्षेपी इसको हिंदी में कहते हैं। और यदि डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव है तो इसको कहते हैं आप एंडोथर्मिक या ऊष्मा शोषी। तो इस तरीके से हम इस पर अभी चर्चा करेंगे कि अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, इस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। अधिशोषण के लिए डेल्टा एच बराबर नेगेटिव, अर्थात ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, यानी अधिशोषण, इसका मतलब क्या हो गया कि अधिशोषण एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, यानी इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच नेगेटिव होना होगा इसके लिए कि अधिशोषण के लिए जो अधिशोषण की ऊष्मा है या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो नेगेटिव होता है। तो इस पर चर्चा करते हैं। अब ये क्यों होता है, अधिशोषण एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, ये क्वेश्चन मार्क भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसा हम जानते हैं हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम इसके जरिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम पहले इसको लिख लेते हैं कि डेल्टा जी बराबर ये होता है गिब्स ऊर्जा, इसको आप बोलते हैं गिब्स ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा भी इसको कहा जाता है, और डेल्टा एच
जो है इसमें क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज या ऊष्मा परिवर्तन कह सकते हैं। टी इसमें आपका ताप है, और इसमें जो डेल्टा एस है वो है एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं। अब हम इसको लिखने के बाद इतना आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी प्रक्रम के होने के लिए, यानी किसी प्रक्रम के होने के लिए, यानी हम इसको कह सकते हैं स्वतः होने के लिए, किसी प्रक्रम के होने के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं स्वतः प्रक्रम की बात कर रहा हूँ जो अपने आप हो, जिसको जो प्रक्रम अपने आप हो रहा है, जिसको कुछ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, कोई उसमें बाहर से कोई बल नहीं लगाना पड़ रहा है, तो ऐसे प्रक्रम को होने के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना जरूरी है। अब ये डेल्टा जी का मान तभी ऋणात्मक होगा जब हमारा डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब देखेंगे हम जो है अधिशोषण में, यहाँ पर लिखते हैं कि अधिशोषण प्रक्रिया में, जब भी अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, अधिशोषण प्रक्रिया में डेल्टा एस का मान नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब डेल्टा एस एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या होता है, किसी प्रक्रम के अव्यवस्था क्रम की माप। डेल्टा एस जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, रैंडमनेस होती है, यानी अव्यवस्था होती है, अव्यवस्था होती है। तो जैसे जब भी आपका ये सरफेस पर, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है हमारी, या मैं इस सरफेस मान लेता हूँ, ये कोई सरफेस है और ये अणु है मान लीजिए, ठीक है। तो इनमें क्या है, अव्यवस्था है, इनके एंट्रोपी ज़्यादा है। जब ये अधिशोषित हो जाएंगे, मान लीजिए इसकी सतह पर ये अधिशोषित हो गए, इस तरीके से अधिशोषित हो गए तो एक निश्चित व्यवस्था में आ गए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि डेल्टा एस आपका घट रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यानी ये घट रहा है, एंट्रोपी घट रही है, तो इसलिए डेल्टा एस जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या है कि ये भी ऋणात्मक हो गया, ये भी ऋणात्मक हो गया, है ना, ये ऋणात्मक हो गया। तो डेल्टा एच डेल्टा जी के ऋणात्मक होने के लिए इस डेल्टा एच को ऋणात्मक होना होगा। इसीलिए जो है, जिसको थर्मोडायनेमिक के तौर पर हम जो है इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब लिख सकते हैं हम यहाँ पर डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तो इसको इस तरह से, डेल्टा जी के ऋणात्मक होने के लिए डेल्टा एच को ऋणात्मक होना चाहिए, इसको ऋणात्मक होना चाहिए। इसीलिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो है आपका डेल्टा एच ऋणात्मक यहाँ होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के तौर पर सीधी सीधे अगर हम देखें कि जब भी कोई बॉन्ड बनते हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है ना, जब भी बॉन्ड बनते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी का बढ़ना एनर्जी लॉस, स्टेबिलिटी का बढ़ने का मतलब हो गया एनर्जी का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं होना चाहिए। और हम ये भी लिख सकते हैं कि अधिशोषण के दौरान, यह इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अधिशोषण के दौरान स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है ना, स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/स्टेबिलिटी, 1/स्टेबिलिटी, यानी एनर्जी जो है वो
स्टेबिलिटी के रेसिप्रोकल है। तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। अब आप यहाँ देखेंगे अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये नेगेटिव नहीं होगा, फिर ये। और दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए इसमें कि जो डेल्टा एच है इसमें आपको लिखना भी चाहिए, डेल्टा एच ऋणात्मक होना चाहिए। और जो है इसका जो वैल्यू है टी डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो डेल्टा एस से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा।